हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी। सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ रही थी कि आप कैसे बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज कक्षा 9वीं की हमारी गणित की कक्षा में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर चतुर्भुज। विषय है गणित और हमारा टॉपिक है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज हमारा मैथमेटिक्स का डे है। हम अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि क्या आप सभी ने नोटबुक और पेन ले लिया है। बुक की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी बच्चे नोटबुक अपने साथ रखेंगे, पेन अपने साथ रखेंगे और अपना इंटेलिजेंट सा दिमाग अपने पास रखेंगे और प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे। तो चलिए, आप सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। बिना देरी के हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। बस इतनी बात याद रखना बच्चों कि इबादत कर इबादत कर, इबादत का फल मिलता है। इबादत कर इबादत कर, इबादत का फल मिलता है। किसी को आज मिलता है तो किसी को कल मिलता है। तो ये कभी न घबराएं ये सोचकर कि हमें ये कोई भी ये विषय नहीं आता, ये सवाल नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आता। आप उस पर लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपको वो एक न एक दिन आएगा अवश्य। और एक दिन भी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती है, 5 प्रैक्टिस से ही आपका सवाल आपका हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। सीखने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या आप सीखने वाले हो। देखिए, हर चैप्टर में बेटा केवल आप ही नहीं सीखते बल्कि हम भी सीखते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा उद्देश्य रहेगा चतुर्भुज के प्रकार और गुणों की पहचान। ये आप कर भी चुके हैं सभी बच्चे कि एक चतुर्भुज क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप सभी बच्चे लिख करके ये कमेंट करें। सभी को हेलो, अरुण, MS ग्रामर, कोमल, राम, मोहित, कोमल, करण, कोमल सेन और भी जो बहुत सारे बच्चे, चौहान, सब बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज की आपकी कक्षा शुरू हो चुकी है। जो बच्चे थोड़े से लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स और हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस चैप्टर, जो आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज, वो होती क्या है। तो कोई बच्चा लिख के कमेंट करे कि चतुर्भुज क्या होती है। आप पढ़ भी चुके हैं, आपके पास प्लायो, डाउट क्लास सब आ चुकी हैं। सभी को हेलो, हाय, बहुत बहुत प्यार, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते सभी को बेटा। तो देखिए, चतुर्भुज में सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा उद्देश्य रहेगा उसके गुणों की पहचान करना, उसका प्रकार, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, इतने आप सोच लीजिए कि चतुर्भुज क्या होती है। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है। तो देखेंगे कि ये भाटोल खरकड़ा से मोहित, वेरी गुड, शाबाश। मेरे पुराने स्कूल से भी मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बेटे आपको देख के। लोहारी स्कूल से और उन स्कूल से और बाकी के जो हमारे 100 स्कूल हैं जो नीव NCERT हमें मौका दे रही है, हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं कि ये हमें प्लेटफॉर्म मिलता है इतने बच्चों से जुड़ने का। कक्षा में तो हम केवल 20-50 बच्चों से ही जुड़ पाते हैं, लेकिन ये हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है और हमें बड़ी खुशी मिलती है ऐसे बच्चों को पढ़ा करके। बहुत अच्छे बेटे, आप सभी का बार बार स्वागत है। तो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के गुणों पर आधारित प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही नहीं आएंगे तो चैप्टर का क्या फायदा। तीसरा आपका टॉपिक इसमें रहेगा मध्य बिंदु प्रमेय एवं इसका विलोम, कि मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स, क्या इसका कंसेप्ट रहता है और किस तरह के प्रश्न आपके पास में आते हैं। देखिए, थ्योरम आप सीख चुके हैं, उस पे आधारित NCERT के प्रश्न भी आप कर चुके हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि NCERT टेक्स्ट बुक से प्रश्न न लेकर के आपके प्रश्न लिए जाएंगे NCERT एग्जाम्पलर से, या फिर
पूर्व बोर्ड के परीक्षाओं में आए हुए या सीबीएसई में आए हुए, एचबीएसई में आए हुए प्रश्न आपके पास आपके साथ डिस्कशन के लिए लिए जाएंगे। देखिए बेटा, एकेडमिक स्टडी का एक रूल रहता है, आप सभी ने देखा भी होगा कि माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा 2 बार गोल्ड मेडल रहा है स्टडी में, मेरे ग्रेजुएशन में भी और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी में भी। तो मैंने वहाँ ये रूल फील किया कि आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप सोचते होंगे, कई बच्चे सोचते होंगे कि जो टॉपर होते हैं उन्हें तो, जो यूनिवर्सिटी के टॉपर आते हैं गोल्ड मेडल उनको मिलता है, छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको बता दूं जो अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। मैंने जेजेयू हिसार से एमएससी की है और केयूके से ग्रेजुएशन की है, तो दोनों में उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन रही। तो एकेडमिक स्टडी का क्या रूल है बेटा, उसका रूल होता है 80-20। 80% सिलेबस ऐसा रहेगा कि जहाँ से आपका बहुत कम पोर्शन आएगा, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए पोर्शन होता है ये सिलेबस 80% और मार्क्स आपको ये कम देता है। लेकिन 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं। वो सिलेबस कौन सा होता है, वो सिलेबस आपको बताते हैं आपके टीचर्स, हम भी आपके टीचर ही हैं, आपके सीनियर्स आपको बताते हैं। और सबसे पहले टीचर और सीनियर भी कहाँ से उसका गाइडेंस लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर देता है, अब आप सोचेंगे कि सिलेबस तो डिलीट हो गया है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे कर सकते हैं। एक तो नए नए सैंपल पेपर, अब तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। और दूसरा आप ये देखें कि कौन सा वो पोर्शन है जो कटा भी नहीं हुआ और बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है, ये इसका सबसे अच्छा तरीका रहेगा। आप अपने स्कूल से सेट के पेपर या फिर और पेपर ले लें, आज कुछ किस तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों का सामना आप करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक 1 हमने उठाया था कि चतुर्भुज के प्रकार और गुणों की पहचान, तो आ रहा है आप सभी के सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर, और खेलने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, गणित बिल्कुल एक गेम है आपके लिए। तो बेटा, आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न से पहले 4 भुजाओं वाला जो ये प्रश्न आपसे किया था, उसमें आप सभी ने 4 भुजाओं वाली आकृति तो लिख दिया था। एक बात लिखनी रह गई थी कि वो आकृति बंद होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह की 4 भुजाओं की आकृति बना दूं तो आप इसको चतुर्भुज नहीं कह सकते। चतुर्भुज बनने के लिए वो आकृति बंद होनी चाहिए। जब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति रहेगी, फिगर क्लोज्ड भी होनी चाहिए और 4 साइड भी होनी चाहिए। 3 से घिरी हुई होगी और लेकिन बंद होगी तो ट्राइंगल, 4 से घिरी हुई होगी तो चतुर्भुज, लेकिन बंद आकृति होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं आगे। हाँ, बंद आकृति, कई बच्चे, दिनेश कुमार ने लिखा है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, सब बाकी बच्चों को बेटे आवाज आ रही है, एक बच्चे की प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन वगैरह चेक करें क्या दिक्कत है। हाँ, आपने, अनिल कुमार कहते हैं कि हमने भी यही लिखा था। वाह भाई वाह, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए, अपना नाम सुनना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, अब इस प्रश्न में हम और नाम देखते हैं, कौन पहले आंसर करेगा। ये छोटा सा एक मैचअप प्रश्न है आपके लिए, और फटाफट मुझे इसका आंसर आपको ऐसे देना है जैसे 1 किससे मैच हो रहा है, ए से, 2 किससे हो रहा है, बी से या एफ से या ई से। तो जैसे आप मैचअप करते हैं वर्कबुक में, ऐसे आपको आंसर देना है। तो आप कमेंट में लिख दें कि 1 किससे मैच होगा, 1 ए, 2 बी, 3 एफ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल है। ये आंसर मैंने आपको भी नहीं बताया है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये आपके पास में विभिन्न चतुर्भुज बनी हुई हैं अलग अलग तरह की। इनको हमने नंबर दिए हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और ये आपके सामने, लो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपके लिए और स्पष्टता से। और ये इधर हमने डाले हैं नंबर 1। आपको ये बताना है कि 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, ये 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर और 6 का आंसर। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ में से आपको बताना है कि 1 किससे मैच होगा। समांतर चतुर्भुज कौन सी आकृति है इनमें से, आयत कौन सी है, वर्ग कौन सा है, समलंब कौन सा है, पतंग कौन सा है और समचतुर्भुज कौन से है। 3A, बच्चे कह रहे हैं 3A पे जा रहा है। 3 वर्ग बच्चों ने मिलाया है ए से। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका जिन बच्चों ने दिया है, वेरी गुड, शाबाश। 2 का भी बच्चे ए कह रहे हैं। देखिए, आधा सही है और आधा गलत, ठीक है।
अब आधा सही क्यों है और आधा गलत क्यों है ये आपको बताएंगे। तो 2 किससे मैच होना चाहिए? 2 का कई बच्चे ए कह रहे हैं, 2 का कई बच्चे सी भी कह रहे हैं। बेटे सी वाले बच्चे तो ज्यादा गलती कर गए हैं। क्या इसके कोण 90 डिग्री के हैं? आयत के कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 का सी, तो भैया 2 का जो सी है उसमें मिस्टेक है, तो हम इसको मैच नहीं करेंगे। बच्चे कह रहे हैं 1 का सी समांतर चतुर्भुज ये आकृति है, बिल्कुल सही जवाब। एक और जवाब हमें मिल गया है, 1 का मिल गया है सी और 3 का मिल गया है ए। 2 जवाब हमारे पास आ चुके हैं। 5 का बच्चे कह रहे हैं एफ, पतंग की आकृति को पहचाना है बच्चों ने। 5 का एफ बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, मजा आ गया पढ़ा गया आप सबको, वेरी गुड। और बताइए समलम, समलम आपने बताया 4 का बच्चे कह रहे हैं सी, इसमें भी आधी बात सही होगी आधी गलत, ये हम बताएंगे आपको कि क्या इसमें है। एक ने पूरा भी लिखा है, लक्ष्य ने ए का 4 कह रहा है बच्चा, ये ऊपर चला गया है मैं देख नहीं पाई, तो 3 का ए, 2 का बी कह रहे हैं बच्चे, आयत बी सही जवाब है भैया 2 का बी, शाबाश। अपने अपने आंसर आप मैच कर लें बेटा कि किसका सही है, किसके कितने सही आए 6 में से। अब आप मुझे ये लिख के कमेंट करेंगे, अब हम पूरे बता देते हैं। तो समलम आपकी कौन सी आकृति है? ये रही समलम। और 6 का जो है सम चतुर्भुज वो आपकी आकृति है ये, ठीक है। ये तो हुआ आपका एक सिंपल आंसर कि ये आपकी कैसी आकृति है, वर्ग। ये कैसी है फिर से देख लीजिए, बी है आयत, सी है समांतर चतुर्भुज, और डी क्या है समलम, और ई क्या है समचतुर्भुज, और एफ क्या है पतंग। इन सब की विशेषताएं आपको आती है। अब हम कुछ बातों में मैं कह रही थी कि बेटा आधा सही है और आधा गलत है, वो क्यों है? वो बहुत ही सोचने वाली बात है बेटा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे आंसर जैसे कि दिया था कि ए को उसने आयत लिख दिया था। क्या आप इस ब्लू कलर की आकृति को आयत भी कह सकते हैं या फिर ये वर्ग ही है? ये सोचने वाली बात है। देखिए, क्या आयत वर्ग होती है या फिर क्या वर्ग आयत होता है, यही हमारा प्रश्न है। और अगले प्रश्न में इसके जवाब आपको मिल जाएंगे, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं करूंगी। अगले प्रश्न में आपको इन सब बातों के जवाब मिलेंगे कि ये प्रश्न में आप किसका आंसर और भी दे सकते थे, एक से ज्यादा से भी आप इनको मैच कर सकते थे। अगले प्रश्न में हम इनका आपके सारे ओके हैं नरेश कुमार के, वेल डन बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चों के जिनके आंसर सही हैं सभी के लिए क्लैपिंग। और एक ये भी देखिए भाई, ये हायरार्की चतुर्भुज कैसे किसमें से चतुर्भुज बनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आपने इस एक चार्ट को याद कर लिया तो पूरे चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, पूरा चैप्टर बेटे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये चार्ट, कैसे इसको पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले ये एक साधारण चतुर्भुज आपके पास में है, ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल है साधारण चतुर्भुज। इसको आप अगर आप भुजाओं की 1 पेयर को पैरेलल कर देते हैं, 1 पेयर पैरेलल आपने कर दिया, एक जोड़ी समांतर, ये जोड़ी समांतर, ये भुजा समांतर है इसके, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये आकृति बन जाती है समलम। अगर आपने इसकी एक की जगह दोनों जोड़ी समांतर कर दी हैं, तब ये क्या बन जाती है, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या बन जाती है, समांतर चतुर्भुज। जब कब बनेगी, जब इसकी ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी। अब पतंग कब बनती है, जब एडजेसेंट भुजाएं इक्वल होंगी, जुड़ी हुई भुजाएं, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, इसका विकर्ण भी समकोण पर काटते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और एडजेसेंट आसन्न भुजाएं इसकी बराबर होती है पतंग की, आकृति है पतंग। अब इसमें से क्या होगा, अगर समलम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप कर देते हो, आइसोस्लेस समद्विबाहु समलम बन जाती है, जिसकी दो भुजाएं इक्वल भी होंगी। तो ये भुजा इन्होंने इसकी इक्वल भी ले रखी है और ये वाली भुजा इसकी समांतर भी ले रखी है। समलम के मेन आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वही रहेगी कि जो 1 पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद अब मैंने इसको इससे भी मिलाया है कि समलम ही आगे चल करके समांतर चतुर्भुज बन सकती है अगर इसकी दूसरी जोड़ी भी समांतर कर दी जाए। इसी प्रकार ये समलम भी समांतर चतुर्भुज बन सकती है, बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, किसी बच्चे को पास होने के लिए नंबर लेना है 1 और नंबर ले लिए 2,
तो क्या वो बच्चा पास होगा या फिर नहीं होगा। समलंब ऐसा बच्चा है जिसको पास होने के लिए केवल 1 नंबर चाहिए। समांतर चतुर्भुज ने 2 नंबर ले लिए, तो समांतर चतुर्भुज तो समलंब बन जाएगी, पर समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन पाएगी। अब जिन्होंने एक बार में ये फैक्ट ध्यान से सुन लिया है वो अगले प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, और जो एक दूसरे के साथ बातों में उलझे होंगे या किसी और काम में उलझे होंगे वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब वो फैक्ट क्या था अभी आपको अगले प्रश्न में दोबारा बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी से बनती है आगे आयत। आगे अगर इसकी चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं बन जाती है समांतर चतुर्भुज, और सारा कुछ ही अगर आ जाए, ए क्लास का हमारा टॉपर स्टूडेंट है हमारा वर्ग, ये एक्सीलेंट बच्चा है आप सबकी तरह, ये रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, समलंब भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, काइट भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, ये सब कुछ पढ़ लिख रखा है इसने, तो सारे गुण इसके पास हैं। वर्ग सब कुछ है लेकिन सब कुछ वर्ग नहीं है। ये इस तरह के प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में जब आप टेस्ट देने जाते हैं सर्विस के, वहां आपके प्रश्न रहते हैं बेटा बहुत सारे। तो किस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे ये आ गया है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब सोचिए आप कि मैंने आपको जो समझाया था, देखते हैं किस किस बच्चे ने ध्यान से सुना है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जिसने सुना है, आप पीछे मैं वो चार्ट भी एक बार आपको पुनः दिखा देती हूँ, 1 सेकंड के लिए आप उस चार्ट को देख लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लें आप उस चार्ट को बेटा, और वहीं से आपके प्रश्न नंबर 2 का जवाब निकलेगा। तो 1 सेकंड का ही टाइम, एक नहीं चलो 2-3 सेकंड का टाइम आपको दे देंगे। ये आपका चार्ट है हायरार्की का, आपको टीचर ने भी जरूर बनवाया होगा, नहीं बनवाया होगा तो और तरीके से समझा दिया होगा, सबका अपना अपना तरीका होता है। इस चार्ट से आप सभी चीजें समझें और आप मुझे जवाब दें अगले प्रश्न का। तो चार्ट आप सभी ने देख लिया, तो अब मैं आगे करती हूँ प्रश्न। ये प्रश्न 2 में बताइए बेटा कौन सा कथन सत्य है। क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं? क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? क्या समांतर चतुर्भुज आयत है? और क्या प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है? देखिए इस तरह के प्रश्न पढ़ने में तो हमें लगेगा कि सारे ऑप्शन ही एक जैसे हैं, अब हम इनमें क्या करें, लेकिन जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे वो कभी मार नहीं खाएगा, वो इसका सही जवाब देगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ ए बी सी, सारे कर। देखो बेटा तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, गणित में कभी तुक्का नहीं लगता। अच्छा, जो आप अपना उत्तर लिख रहे हैं आप साथ में अपना कारण भी बताइए, कारण भी बताइए, तब पकड़े जाओगे आप कहाँ गलती करे हो कहाँ गलती नहीं करे हो। आप यहाँ पे रीजन लिखिए कि आपको ऐसा क्यों लगा। ठीक है, तो चलिए टाइम हो गया है। अब देखते हैं किसका जवाब सही था। आप सभी मुझे बताएं कि मेरा जवाब सही था, इसका जवाब सही क्या है। पहले कथन पे चलते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। तो इसके लिए आपको बेटा आयत की डेफिनेशन आनी चाहिए। आयत होती क्या है? आयत होती ही एक समांतर चतुर्भुज है। कैसी समांतर चतुर्भुज? जिसका एक कोण समकोण होता है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल उदाहरण आपको इन्होंने दे रखा है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि आयत एक ऐसी समांतर चतुर्भुज होती है जिसका एक कोण समकोण होता है। एक होते ही बाद में अंतःकोण की प्रॉपर्टी से सारे ही समकोण हो जाते हैं। तो जो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ये कथन ट्रू है। तो ए ऑप्शन इसका सही था, मेरा सही था। अच्छा, बाजीगर बच्चा कह रहा है हमारे बच्चे सारे बाजीगर हैं कि मेरा सही था। अगला और देखते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या ये वर्ग भी है? वर्ग क्या चाहता है? वर्ग मैंने आपको दिखाया था सबसे इंटेलिजेंट, उसकी तो चारों भुजाएं बराबर चाहिए। और आयत में जरूरी नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हो सकती है, जिस दिन हो जाएंगी उस दिन तो वर्ग ही बन जाएगा। जैसे पेरेंट्स कई बार कह देते हैं अरे बेटा तू ये काम कर लेगा तो तू तो बंदा ही बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, फिर तेरे अंदर कमी क्या रहेगी। तो वर्ग हमारा वही बच्चा है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो इसकी तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं हुई बल्कि आमने सामने की बराबर थी। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते, परंतु उल्टा सही होगा कि सभी वर्ग आयत अवश्य होते हैं। ठीक है, ये उल्टा भी क्यों होगा ये भी आप सोचना। अब अगला प्रश्न, क्या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं? ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन आयत होने के लिए तो इसको कोण चाहिए 90 डिग्री का, यानी कि भुजाएं सीधी हो जाएंगी इसकी तरह। तो सभी समांतर चतुर्भुज भी आयत
नहीं होते। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आयत की भुजाएं 90 डिग्री का होता है। बेटा कोण 90 डिग्री का होता है। मोहिनी ने आंसर तो किया है, पर बच्चों को जल्दी हो रही है प्रश्न के उत्तर देने की। देखिए कितनी एक्साइटमेंट है बच्चों को, इस उम्र में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है बच्चों को। अगला प्रश्न, अब डी का भी देखते हैं। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। अब ये देखते हैं किसका सही है किसका नहीं। आप सभी ने सोचा होगा कि मैंने 4 ऑप्शन डाले हैं तो एक ही जवाब सही होना चाहिए। क्या किसी ने डी को भी सही लिखा है भाई? अगर किसी ने डी को भी सही लिखा है तो आप बताएं, उसका कारण भी लिखें बेटा एक्सप्लेन करके। अभी जैसे मैंने आपको बात बताई थी वो फैक्ट, यही वो फैक्ट है जो मैंने आपको कहा था कि ये फैक्ट मैंने एक बार बोल दिया। देखते हैं किस किस ने ध्यान से सुना है कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है या नहीं। समांतर चतुर्भुज में कितनी जोड़ी भुजाओं की समांतर हैं? 2। और समलंब को कितनी जोड़ी समांतर चाहिए थी? 1। पास होने के लिए नंबर लेना था 1 और नंबर आ गए 2, तो बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल पास हो गया। समलंब को चाहिए 1 जोड़ी और इसके पास है 2 जोड़ी, तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज भी समलंब है। ये कथन भी सत्य है। तो हमारे यहाँ पर 2 कथन सत्य हैं। यहाँ मैंने जानबूझकर 2 कथन सत्य डाले थे ताकि बच्चे एक कोई आंसर न दे दें। अब ये प्रश्नों को कैसा प्रश्न कहते हैं? इन प्रश्नों को कहते हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ये आपके पास में आईआईटी के एग्जाम में आते हैं बेटा, और नेट का एग्जाम आप बड़े होकर के आगे देते हैं, उसमें भी ये प्रश्न आते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप पहचान लेंगे कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। उसमें आप कोई भी बच्चा तुक्का नहीं लगा सकता। जिसको आता होगा वो बताएगा और नहीं आता होगा वो नहीं बताएगा। तो ये हो गया है आपका प्रश्न 2। शाबाश। समांतर एक लक्ष्य ने बहुत बड़ा कारण लिखा है। वेरी गुड। क्योंकि आयत की समांतर की तरह सामने आमने की भुजा होती है। ऑल्सो राइट, क्योंकि समांतर। वेरी गुड बेटे वेरी गुड, शाबाश। बड़ी अच्छी कोशिश बच्चे कर रहे हैं। हाँ जी, ए और डी दोनों राइट हैं। नरेश कुमार ने फिर आंसर दिया है, शाबाश। ए और डी दोनों राइट हैं, वेरी गुड। तो फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमने अपना सीखने का उद्देश्य लिया था कि प्रश्न अभ्यास समांतर चतुर्भुज पे, आयत पे और वर्ग पे। तो चलिए बेटा, अब फिर एक प्रश्न आपके सामने आया है और अब आपका प्रश्न है पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज आपके चैप्टर का ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके 7-8 थ्योरम के कथन इससे निकलते हैं, पूरी एक्सरसाइज इससे निकलती है। और समांतर चतुर्भुज ही आगे चल करके आयत बनती है। जैसे कहते हैं ना, बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा। तो वो हायरार्की मैंने आपको दिखाई थी जो क्वाड्रिलेटरल्स की, ये समांतर चतुर्भुज ही आगे चल करके थोड़ी सी समझदार हो जाएगी, अपनी भुजाओं को बराबर कर लेगी चारों को, तो ये समचतुर्भुज बन जाएगी। अगर ये अपने आप को सीधा कर लेगी, अपने कोणों को 90 डिग्री का कर लेगी, तो ये आयत बन जाएगी। थोड़ी दोनों तरह से समझदार हो गई, भुजाएं भी बराबर कर ली और कोण भी 90 डिग्री का कर लिया, तो ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? वर्ग बन जाएगी। वेरी गुड। तो अब आपका यही प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर इनमें से कौन कौन से गुण होते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? भाई ये जवाब दें, ये जवाब देना बड़ा जरूरी है ताकि आप अपने मिसकंसेप्शन दूर कर सके। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी गलत है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। नहीं बेटा, सी गलत नहीं है। कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं। अरे डी तो गलत कोई भी नहीं बताता। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो बेटे बराबर होती हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी उसकी समांतर और बराबर। सी कह रहे हैं नहीं, सी वाले बच्चों ने भी इसका मतलब एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी, पकड़े गए ना। अच्छा, एक बच्चा फिर कह रहा है सी पे बड़ा जोर आ रहा है आपका बार बार। अच्छा, तो चलिए अब आपसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम भी आगे बढ़ रहा है, हमें बहुत सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने हैं। आपका सी पे ही चलते हैं। पहले आप सी कह रहे थे कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो भाई, ये हो गई है आपकी समांतर चतुर्भुज। इसके बेटा सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, पहली प्रॉपर्टी। तो सम्मुख भुजाओं वाला कथन सही है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, बी भी सही। सी, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी आपके पास थ्योरम का कथन है, 8.4 या 3 में होगा, आप जाकर के देख लें इसको, आपने सिद्ध किया इस कथन को, बिल्कुल सही है।
अब हमने यहाँ पर एक छुपा करके लिख दिया कि विकर्ण बराबर होते हैं, यहाँ पकड़े गए आप। अब तो लिखोगे ए, अब तो मैंने तुम्हें बी बता दिया, सी बता दिया, डी बता दिया, अब तो आप ए ही लिखोगे, ठीक है। पहले आपने ए को नहीं पकड़ा, इतना टाइम मैंने आपको दिया। तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं क्या? अरे विकर्ण किस किस के बराबर होते हैं, अब ये बात ध्यान से सुन लीजिए। और अपने क्लास में आज जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं ना, कल उनसे जाकर के ये प्रश्न आपको स्पेशल पूछना है कि किस किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए जब तक ये टेढ़ी रहेगी आकृति, ये तो बड़ा सिंपल हिसाब है, आप एक पेज को भी मोड़ के ऐसा कर सकते हैं, तो जितना टेढ़ा करते जाओगे ये लंबा होता जाएगा और ये विकर्ण छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप इस आकृति को सीधा करोगे, अरे आपके सामने तो इतनी आयत पड़ी है, ग्रीन कलर पे नजर मारिए, आयत है, पीले रंग पे नजर मारिए, पीला बॉक्स आयत है, और इनके विकर्णों को मिला के देखिए बेटा कि जो हमारे पास में वर्ग है और आयत है, केवल इनके ही विकर्ण बराबर होते हैं और किसी के विकर्ण बराबर नहीं होते। कारण क्या विकर्ण बराबर होने का? सब कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो भुजाएं सीधी हो गई हैं इस तरीके से सीधी। तो जब भुजाएं सीधी आपकी हो जाती हैं तो जो विकर्ण है वो इक्वल हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इसको भूलना मत और क्लास में जाकर के अपने दोस्तों से जरूर पूछना जिन्होंने आज की कक्षा न की हो, और की हो तो भी पूछ लेना, पता लगेगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। तो चलिए अब आपके लिए आ गया है एक कैलकुलेशन का प्रश्न और इसके जवाब का हम वेट करेंगे। और अब मैं नजर रखूंगी कमेंट्स पर, सबसे पहले जिसने सही जवाब दिया, लेकिन तुक्के से नहीं, ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको मुझे, तब मैं आपका नाम यहाँ सबसे पहले अनाउंस करूंगी कि इस बच्चे ने ये प्रश्न किया। एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण ABCD विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए आकृति बनाने में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, आप इसी तरीके से नाम लिख लें ताकि आप मेरे जैसा ही आंसर बता सके। आंसर सेम निकलेगा अगर आप नाम पर रखें ABCD ही। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर कट करते हैं, ये विकर्ण परस्पर बिंदु O पर कट कर गए हैं, ये तो इसको नाम दे दीजिए O। सॉरी बेटा। यदि कोण BOC 90 डिग्री, BOC, अब ये कहाँ बन रहा है हमारा? BOC कोण आपका बन गया है 90 डिग्री का। नेक्स्ट है कोण BDC, BDC, ये कोण बेटे आपका बन गया है। देखिए कोण कहाँ बनता है, बड़ा सोचने की बात है। जो बीच का बिंदु होता है ये कोण का शीर्ष होता है और साइड में इसकी भुजाएं होती हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप कोण कहाँ बनेगा। ये कोण बना हुआ है, निकालना कौन सा है? कोण OAB, ये आपको निकाल के दिखाना है। ये वाला कोण आप निकाल करके हमें दिखाएं कि ये कोण आपका कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए आपका प्रश्न है, कई बच्चों ने निकाला 40 डिग्री क्योंकि ट्रायंगल बने। कमलेश, देवी, रोहित कुमार, इन बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड बेटे, आप अपनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। क्लैप फॉर बोथ ऑफ यू। और हाँ, और भी बच्चों ने आंसर जरूर दिया होगा। देखिए इन्होंने आकृति बनाते बनाते सोल्व किया, तो इसका मतलब खुद भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया है। शाबाश बेटे। अब बाकी बच्चे समझें कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए बड़े कंसेप्ट, कई तरह के कंसेप्ट इसमें यूज करके आप निकाल सकते हैं। हम एक सिंपल तरीका देख लेते हैं कि देखिए ये कोण 90 का है, तो इसके साथ ये रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से ये भी हो गया 90 डिग्री का। अब ये 50 डिग्री है, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर कोण, ये भी हो गया है 50 डिग्री का। अब ये 90, ये 50, जब दोनों का आप सम करेंगे ये हो जाएगा 140 डिग्री। और ये बन रही थी OAB ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में OAB त्रिभुज में तीनों का जोड़ होगा 180, तो ये कोण आपके पास में निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। तो ये कोण 40 डिग्री इसका सही जवाब है। कई बच्चों ने अब 40-40, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। साक्षी ने भी ये किया है, करमजीत, शाबाश शाबाश। अब बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो बेटा, पहले नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर अब आप फॉलो कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। शाबाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। और मुझे ये भी बताएं कि आपकी ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हम आगे किस तरह के प्रश्न डालें।
देखिए कुछ तो ऐसी कड़वी दवाई होती है जो टीचर को और पेरेंट्स को बच्चों को खिलानी ही पड़ती है। थोड़ा सा चीनी में लपेट कर हम उनको खिला देते हैं कि बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ में भी आ जाए। तो पूरा तो चेंज नहीं हो सकता, पर बच्चों की रुचि को देखते हुए हम कुछ मॉडिफिकेशन अवश्य कर सकते हैं। तो एक चतुर्भुज के 3 कोण है, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और चौथा कोण आपको निकालना है। शाबाश, कई बच्चों ने अब वो 40 वाला आंसर मैं कमेंट में देख पा रही हूँ। कमेंट 2-4 सेकंड हमारे पीछे चलते हैं, आप सभी टेक्नोलॉजी युग के बच्चे हैं। तो अब मैं अगले प्रश्न के लिए, इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है ताकि आप सोल्व कर पाए कि एक आपके पास में चतुर्भुज है, किसी भी टाइप की चतुर्भुज आप बना सकते हैं। इसमें 3 कोण आपको दे रखे हैं और चौथा कोण आपको निकालना है। अब मेरी नज़र पूरी की पूरी कमेंट्स पे है और कौन बच्चा इसका आंसर करेगा और आंसर कैसे हुआ, बस थोड़ा सा हिंट लिख देना। कमलेश का आंसर आया 95, रमेश का आंसर आया 40 डिग्री। और अब सब आंसर ऐसे मत लिख देना कि मैंने ये बोला आप और आंसर लिख दें। आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दें कि आपने कैसे किया। मेरा भी नाम बोले। दीपिका, आपने कितना आंसर दिया बेटा, मैं देख नहीं पाई। विनीत योगी ने आंसर दिया है 120 डिग्री। 120 डिग्री कई बच्चे आंसर दे रहे हैं और देखते हैं क्या इनका जवाब सही है। 120 वाले सभी बच्चे ध्यान से देखें कि आप सभी ने इन तीनों का योग किया। 75 और 75, 150 और 90 हो गया 240। देखिए कभी भी हर बार ऐसे किताबी कीड़ा बन करके लिख के कभी जोड़ न करें। आपका मैथ्स ओरल अच्छा नहीं हुआ तो आपकी स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। जब भी सब्जी की दुकान पे जाएं, मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि खुद अपने पैसे अगर आपने कैलकुलेट कर लिए उससे पहले, तो आप व्यवहारिक गणित सीख रहे हैं, वरना ऐसे लिख लिख के जोड़ रहे हो आप इनको तो बेटा कोई फायदा नहीं। तो ये 240 हुआ और चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो उसमें से ये माइनस करके आपका जवाब आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 120 डिग्री इज द राइट आंसर। 120 वाले बच्चे क्लैपिंग, बच्चों के लिए क्लैपिंग, शाबाश, हेड्स ऑफ टू यू। ठीक है, तो अब हमारा थोड़ा सा, हाँ कई बच्चों ने लिख के भी आंसर दिया। यश नागर ने 240 -60, कोई नहीं, थोड़ा उल्टा हो गया पर हम समझ जाते हैं बच्चों की फीलिंग्स। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं बेटे प्रश्न नंबर 6 पे। अब ये प्रश्न में आपका दिमाग भी यूज होगा और साथ में आपके कंसेप्ट भी यूज होंगे। और ये देखिए प्रश्न के साइड में मैंने सब जगह लिख दिया है कि ये प्रश्न हम कहाँ से उठा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आपके पास बोर्ड का जो सिलेबस आता है उसमें रेफरेंस बुक में होती है। एनसीईआरटी की जो आप पढ़ रहे हैं बेटे वो टेक्स्ट बुक कहते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब आती है, आपको मार्केट में मिल भी जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं होती। जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अवश्य लें इस किताब को और उनसे प्रैक्टिस करके हम जैसे टीचर्स को कोई कमेंट में भी डाउट लिख दोगे तो हम उसका आंसर जरूर करेंगे। अपने विद्यालय के टीचर्स का और अपने ऑनलाइन टीचर इतने सारे मिले हुए हैं, आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हो, सबका दिमाग खाया करो और यहाँ से प्रश्न पढ़ पढ़ के उनसे पूछा करो, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे करें, क्योंकि वहीं से बेटे आपका दिमाग, आप औरों से तेज चलेंगे। देखिए जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। क्लास तो सबको 9th ही पास करनी है, लेकिन वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जो एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ लेंगे, कोई ऐसा होनहार बच्चा होगा आरडी शर्मा भी पढ़ लेगा, वही तो हमारे नायाब बच्चे होंगे जो आगे चल के बुनियाद में, सुपर 100 में सिलेक्ट होंगे। देखिए गणित की महत्ता से आप सभी अनजान नहीं है बेटा। बुनियाद वाले टेस्ट ले रहे हैं, सुपर 100 वाले टेस्ट ले रहे हैं, तो ओनली मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हिंदी इंग्लिश का, और साइंस का भी नहीं ले रहे हैं, जबकि आगे साइंस की तो बड़ी जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो गणित है वो सभी विज्ञानों की माँ है, सभी की मदर है। अगर आपको गणित आ गया तो आपको तर्क करना आ गया, आपको कंसेप्ट आ गया, आपको उनको यूज करना आ गया। तो यूज करना आ गया तो आप सारे सब्जेक्ट आराम से कर पाएंगे। तो देखिए बेटा क्या किसी ने जवाब दिया, जवाब तो दे रहे हैं बच्चे ABCD कही, तो थोड़ा सा हम इनका कारण आपने नहीं लिखा है, तो देखें हो सकता है आपका कारण सही हो। अब आप सुने क्या आपका कारण मुझसे मिलता है और अपना जवाब दें। यदि चतुर्भुज ABCD के कोणों का इसी क्रम में ले लें हम ABCD, तो देखिए सबसे पहले जब भी अनुपात में कोण दिए जाएं, आपने हीरोन फॉर्मूला में भी पढ़ा था, कोण हम ले लेंगे 3x, 7x, 6x और 4x। ये x क्यों लेते हैं, x मतलब वो पहाड़ा,
जिससे मल्टीप्लाई होकर के अनुपात वाले नंबर कटे हुए हैं। तो सबका जोड़ बेटा आपका कितना हो गया 20x, यानी कि सारे कोणों का अनुपाती योग आ गया ये। और कोणों का योग हमारा कितना होता है 360 डिग्री। तो 20 से आप इसको काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट और 2 से कट 18। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 18 डिग्री। अब x 18 आने के बाद में तो आपको निकालने हैं सभी कोण। तो पहला आपका जो a कोण होगा वो कितना हो जाएगा 18, 3 मल्टीप्लाई होता चलेगा, ये 18 वो पहाड़ आ गया 3x यानी 3 गुणा 18, ये पहला कोण। दूसरा कोण 7x यानी कि 126। अब पहाड़े आने भी जरूरी है, कई बच्चे पहाड़े कहते हम तो 9वीं क्लास में हो गए, हम पहाड़ों का क्या करेंगे। अरे पहाड़े नहीं आएंगे तो बेटा कैलकुलेशन कैसे होगी। तो C क्या होगा 18 छिका 108 डिग्री और D आपका क्या रहेगा, आपका जो कोण है जो D है वो हमारा रहेगा 18 चौके 72 डिग्री। अब इनका क्या करें, थोड़ा आकृति बनाकर देखते हैं कि कोई क्या किसी तरह की कोई हमारी आकृति बन पा रही है, हम कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं। अब कई बच्चों ने इसका ऑप्शन दिया है समलंब, तो समलंब वाले बच्चे खुश हो जाइए, आपका जवाब सही है। और बाकी बच्चे सुने कि आप लोगों ने गलती क्या की है। दीपिका का ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना। बेटे आईएएस ऑफिसर बनते हो ना तो उसका पहला पेपर देखना आप सी सेट, तो उसमें तो आप मानेंगे कि उसमें 60 to 70% मैथ्स रहता है। तो आप खुश हो जाइए, जिनका मैथ्स अच्छा है वो बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं जीवन में, और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो भी धीरे धीरे इन बच्चों के संपर्क में रहेंगे, टीचर्स के संपर्क में रहेंगे तो मैथ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने की प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा खेल नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की 54 डिग्री, और ये बी आ गया 126, सी आ गया 72 डिग्री और डी आ गया 108 डिग्री। तो आयत क्यों नहीं है, क्योंकि कोण 90 डिग्री नहीं है। समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कोण, साइंटिस्ट का भी एम रखा हुआ है बच्चों ने, आप सभी के सपने भगवान अवश्य पूरे करें बेटे, हम आपके साथ हैं, आप लगे रहें। समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है, क्योंकि उसके सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, तो बराबर भी नहीं है। अब समचतुर्भुज क्यों नहीं है, अरे समचतुर्भुज भी तो एक समांतर चतुर्भुजी होती है। जब ये समांतर चतुर्भुजी नहीं है तो ना तो ये समचतुर्भुज हो सकती है। समांतर चतुर्भुजी तो बड़ी होकर के समचतुर्भुज बनती है और थोड़ी और बड़ी होकर के आयत बनती है। बड़ी करने का मतलब भी प्रॉपर्टीज ऐड होते जाना, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। तो ये समांतर चतुर्भुजी नहीं थी, ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है, ये क्या होगी समलंब। अब समलंब क्यों होगी, इसका भी एक कारण है। देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ कीजिए बेटा, 54 और 126 का जोड़ है 180 और 108 और 72 का जोड़ है 180। अब इससे क्या हो गया, टीचर का भी एम रखा है बच्चों ने, वेरी गुड बेटा, अच्छा टीचर ही हमारे देश का भविष्य बनाता है। तो 72 इनका जोड़ भी 180 होने से बेटे हम किस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं, टाइम कम है तो मैं ही बता देती हूँ, आप पहुंच गए हो अंत्य कोण की प्रॉपर्टी पर। अंत्य कोणों की प्रॉपर्टी, जब उनका जोड़ अंत्य कोणों का 180 हो जाए तो वो रेखाएं हो जाती है समांतर। इसका मतलब एडी रेखा बीसी रेखा के समांतर है, और जब एक पेयर आपके पास पैरेलल आ गया तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी समलंब। तो ये बन गया समलंब, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से, हमारे पास 20 मिनट्स बचे हैं कक्षा के, एक मिनट हमारा कीमती है। तो एक कंसेप्ट बस हमारा बाकी रह गया है कि मध्य बिंदु प्रमेय एवं इसका विलोम। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है और इसका विलोम क्या है, पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। ये लो बेटा पढ़ लो, ये आपकी स्क्रीन पर लिख दी है मध्य बिंदु प्रमेय की संकल्पना। आप इसको पढ़ें और समझें और इसको रिवाइज करें कि ये क्या था। लक्ष्य कह रहा है कि आज उसका बर्थडे है, अगर आप सच कह रहे हो तो बेटा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे। और बाकी सब बच्चों की तरफ से भी मैं ही विश कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट में आप सभी की तरफ से बधाई मैंने बोल दी है, तो आप बस मुझे प्रश्न के उत्तर कमेंट करें, वही इसको बर्थडे की सच्ची विशेष होगी। तो भाई जिसको भी बर्थडे विश करना है वो सही जवाब दे।
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो एक, अब आप आ गए हो त्रिभुज पे, मध्य बिंदु ले लेते हैं, किसी भी दो के हमने ले लिए, इस रेखाखंड को मिला दिया, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो मतलब क्या है इसका, ये हमारे पास में एक त्रिभुज थी, त्रिभुज का नाम हो गया PRU, हमने अलग नाम लिया क्योंकि ABC को बच्चे रट लेते हैं। और ये जो QT भुजा है, Q किसका मध्य बिंदु है, PR का, और T इसका मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदुओं को दोनों को मिला दिया तो रेखा बन गई QT। ये QT रेखा किसके समांतर होगी, बेस के आए, जैसे सड़क जैसे दिखेगा आपको, रेल की दो पटरियां मिलते नहीं, जैसे कभी नदी के दो किनारे, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको दिखाई देंगे तो ये रेखा समांतर आ गई, जिनकी समान दूरी हो, लंबाई समान नहीं होती समांतर रेखाओं की, उनकी दूरी पर आपस में दूरी समान रहती है हमेशा, कभी नहीं मिलती वो आपस में। और एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका प्रश्न आगे यूज होगा बेटा, इसका केस स्टडी प्रश्न में पहले ही हिंट दे रही हूँ। देखो अगला एक प्रश्न आपके पास केस स्टडी प्रश्न आने वाला है, वहां इस कंसेप्ट का यूज होगा कि जो ये रेखा होती है जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनती है, वो रेखा इसकी आधी भी होती है। किसकी आधी, दिख ही रही है आपको, ये बड़ी रेखा है, तो ये QT की डबल होगी और QT इसकी आधी होगी, यानी कि हाफ। ये 10 है तो ये 5, ये 12 है तो ये 6, ठीक है। तो अब हम, ये आपने देखा मध्य बिंदु प्रमेय। अब इसका विलोम, विलोम यानी कि इसी की उल्टी बात। ये आपके पास में एक और त्रिभुज आ गई है। देखिए अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर जो दृष्टि रखेगा वही होनहार बच्चा सफल हो पाएगा बेटे। और दुर्योधन की तरह सबके कमेंट्स देखने में लगे रहोगे तो देखो फिर क्या होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन बने, एक वर्ड होता है लिसन और एक वर्ड होता है हियर। इस समय आप मेरी आवाज को लिसन कर रहे हैं क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और घर से आपको और जो कोई आवाजें आ रही होंगी वो आप हियर कर रहे हैं। हियर मतलब बस आवाज आ रही है ऑटोमेटिक, और लिसन आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो ध्यान से सुने और समझें कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है। विलोम क्या कहता है, ये एक मध्य बिंदु बताएगा, ये कहेगा कि जो Q है वो मध्य बिंदु है किसका, PR का। एक तो इसने बता दिया मध्य बिंदु, और एक इसने रेखा भी बता दी समांतर। दो बातें आपको बताएगा। तो तीसरी बात उससे क्या निकलेगी, जो T होगा वो भी आपका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा, PU का। सामने वाले मतलब ये मध्य बिंदु बता दिया तो ये मध्य बिंदु निकलेगा, ये मध्य बिंदु बता दिया तो ये मध्य बिंदु निकलेगा। लेकिन कब, जब ये रेखा होंगी समांतर। ये कहता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो कंसेप्ट अपना हो गया। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो ये आ गया है बेटा आपके सामने फिर से एक सोचने वाला प्रश्न। उसके बाद हम केस स्टडी प्रश्न लेंगे, जो आपके नए प्रश्न आते हैं। 3 केस स्टडी प्रश्न रहते हैं। और देखिए हरियाणा बोर्ड में अभी मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हूँ, वहां पर एक मीटिंग भी हुई थी। ये सभी बच्चे लिसन करें इस बात को ध्यान से, और अपने 9th और 10th वाले सब दोस्तों को बेटा ये बात बताएं कि आगे मैथ्स के पेपर का जो लेवल है वो अपग्रेड होने वाला है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में 9th से ही आदत डाल रहे हैं अच्छे प्रश्नों को करने की। आगे ओनली टेक्स्ट बुक से प्रश्न नहीं आया करेंगे, बल्कि कुछ प्रश्न आपके ट्रिकी प्रश्न, एंट्रेंस एग्जाम जैसे प्रश्न, एग्जाम्पलर जैसे प्रश्न भी आपके पास आया करेंगे, जिनसे आप लॉजिक को अच्छा करना सीखें। अपग्रेड होगा आपका पेपर आने वाले समय में। आप देखेंगे अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा इस साल से, थोड़ा सा जैसे 10% बदल गया, फिर 20%, फिर 30%। तो पेपर का लेवल अपग्रेड होगा। विशेष रूप से जो स्टैंडर्ड मैथ आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें तो विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों की आप जोरदार प्रैक्टिस रखें। ये न सोचें कि 9th में क्यों प्रैक्टिस करनी, फिर 10वीं में ही कर लेंगे हम, तो 10वीं का ही पेपर हम बोर्ड से देंगे। नहीं बेटा, जो 9th में प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको 10वीं में आएगा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बारे में भी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी जब टाइम होगा। अभी हम प्रश्न पे ध्यान देंगे। एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति
केवल एक वर्ग है यदि, कब वर्ग बनेगी ये आकृति? देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। पहले तो मैं आपको इसकी आकृति बना के देखती हूँ। तो क्या सभी कोण समकोण होते हैं? किसके बेटा, किस आकृति के कोणों की बात कर रहे हैं आप? कमलेश जी के नाम से जो आईडी है वो आप बताएं, किस आकृति के कोण आप समकोण पूछ रहे हैं? आयत और वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। आयत और वर्ग के कोण समकोण होते हैं बेटे, औरों के नहीं, ठीक है। और एक पतंग के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण भी 90 डिग्री पर काटते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ अपना थोड़ा सा प्रश्न है, आप देखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु लिए गए हैं। ये मध्य बिंदु ले लिए हैं आपने, यहां से नाम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहां से आपकी जो आकृति प्राप्त होगी, ये आकृति बन गई। आकृति क्या बन गई? इनको मिला लें, नई आकृति बन गई ग्रीन कलर में हमारी। ये पूछ रहा है ये जो नई आकृति बनी है PQRS, नाम कुछ भी हो सकता है, ये एक चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी है। ये वर्ग कब होगी? इसकी क्या कंडीशन होगी? क्या ये एक समचतुर्भुज होनी चाहिए? क्या इसके विकर्ण बराबर होने चाहिए? क्या इसके विकर्ण बराबर और लंब होने चाहिए? क्या विकर्ण लंब होने चाहिए? इस तरह के कुछ ऑप्शंस इन्होंने डाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका संबंध कैसे है, कि आकृति वर्ग कब होगी। पहले तो ये देखिए, वर्ग होता क्या है? वर्ग होगा कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर भी हों और चारों कोण भी जिसके 90 डिग्री के हों। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि बेटे आप इनको विकर्णों को मिला देंगे। ये सवाल होगा आपका मध्य बिंदु प्रमेय से की हेल्प से। कैसे हेल्प से सवाल होगा आप देखेंगे। ये आपने मध्य बिंदुओं को मिला दिया है। ये मध्य बिंदु तो इन्होंने दे ही रखे थे। अब आप किस त्रिभुज पर ध्यान देंगे? अब आप देखेंगे कि ये एक त्रिभुज आपके पास में बन रही है ABD। ये ABD ये आपके पास एक त्रिभुज बन गई है। ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक त्रिभुज में देख लें, वैसे ही दूसरी में होगा तो PS। और इधर से देखोगे नीचे वाली त्रिभुज में QR। ये किसके समांतर हो जाएंगे? BD के, विकर्ण BD के। और इधर से PQ। शाबाश, ध्यान से देखें, फिर कमेंट करना बेटा आंसर को जब बात समझ में आ जाएगी। तो इधर से PQ समांतर होगा SR के, और कौन से विकर्ण के समांतर होंगे? AC के। तो यहां से PQRS एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम तो वैसे ही बन जाती है नॉर्मली, चाहे बाहर किसी भी टाइप की आप चतुर्भुज ले लें। अगर आप मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई आकृति बनाएंगे तो वो समांतर चतुर्भुज तो हमेशा बन जाएगी, उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा किससे हुआ? मध्य बिंदु प्रमेय से की हेल्प से ऐसा हुआ। अब प्रश्न ये है कि वर्ग कब बने? समांतर चतुर्भुज को वर्ग बनने के लिए क्या चाहिए था? भुजाएं इक्वल चाहिए थी। अब इक्वल वाला कंसेप्ट कहां से आएगा? मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आधी भी होगी, तो ये BD की आधी है और ये किसकी आधी है? AC की आधी है। जो ये PQ और जिसके समांतर है उसी की आधी होगी। तो PS और QR किसके आधे हैं? BD के। यहां से देख सकते हैं आप, PS और QR किसके आधे हैं? BD के। और ये वाली जो भुजाएं हैं वो किसकी आधी है? बड़े विकर्ण। विकर्ण का देख लें, विकर्ण की ही आधी है उसकी दाएं बाएं की दोनों भुजाएं। अब दोनों विकर्णों के आधे आधे लेकर के भुजाएं बनी है, आकृति बनी है, तो एक ही विकर्ण के आधे तो बराबर ही होंगे, इस विकर्ण के आधे भी बराबर ही होंगे। वैसे भी ये समांतर चतुर्भुज था तो भुजाएं इक्वल आ चुकी। तो हमारे पास आधे आधे कब इक्वल होंगे? यूक्लिड ने कहा था कि एक समान वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। तो वर्ग बनाने के लिए चारों बराबर चाहिए, यानी कि विकर्ण होने चाहिए बराबर। और मैंने आपको अभी पिछले ही सवाल में ये बताया था कि विकर्ण कब बराबर होते हैं? जब आपकी आकृति कैसी होती है? तो चलो इसमें तो आकृति की जरूरत नहीं पड़ी, विकर्ण बराबर। तो विकर्ण बराबर वाले आपके पास दो ऑप्शन है। अब बात आती है कि लंब भी चाहिए कि नहीं चाहिए। बराबर होने से तो वो समचतुर्भुज बन गई। अब कोण भी चाहिए 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण जब यहां आपको मिलेगा तभी आपका
ये भी समांतर चतुर्भुज बन रही है। देखिए छोटी सी जो अभी मैं मार्क कर रही हूं, जब सम्मुख कोण इक्वल से जब सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे तभी आपकी जो चतुर्भुज है वो वर्ग बन पाएगी। तो इसके लिए दो कंडीशन आवश्यक हैं, विकर्ण भी परस्पर बराबर हों और परस्पर लंब भी हों। अब मेरा एक और प्रश्न है आपसे, ध्यान से सुने सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसके विकर्ण बराबर भी हैं और लंब भी हैं। सभी समचतुर्भुज मैंने आपको जितनी भी प्रकार की समचतुर्भुजें दिखाई हैं, मैम आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू बेटा, आप सब भी बहुत अच्छे हो। बस मेरे अब एक प्रश्न का जवाब आपको ध्यान से देना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसके विकर्ण बराबर भी होते हैं और लंबी होते हैं, यानी ABCD कैसी आकृति है, ये आपको प्रश्न बताना है। सोच के ये मैं आपके लिए समय देती हूँ इसके लिए, और इतने बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है और जल्दी से सॉल्व करना है आपको। देखिए बेटा, आपके विद्यालय में शिक्षा मंत्री महोदय आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, किसी न किसी दिन तो आएंगे, हम भी आ सकते हैं आपके विद्यालय में, तो हमारे लिए भी आप स्वागत कर सकते हैं। आपको एक त्रिभुजाकार रंगोली तैयार करनी है। ये रंगोली भी हमने साइड में डिजाइन बना दिया। आप गणित के बच्चे हैं तो गणितीय रंगोली बनाएंगे। ये आपने उसकी भुजाएं ले ली हैं 28, 26 और 30। देखिए ये होता है बेटा केस स्टडी प्रश्न। केस स्टडी प्रश्न अब तो सब बच्चे पहचान गए हैं इसको, क्योंकि हर क्लास में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको करवाएं। तो जैसे डेली लाइफ से जोड़ करके प्रश्न बना देना किसी भी चैप्टर का होता वैसा ही है, बस ऐसे प्रश्न कोई केस स्टडी, केस यानी कोई घटना के बारे में पहले स्टडी करें फिर प्रश्न का जवाब दें। तो एक ABC त्रिभुजाकार रंगोली बनेगी। अब ध्यान से देखें कि त्रिभुज PQR की भुजाओं के साथ साथ एक पुष्पों का हार रखा जाएगा। ये यहाँ से यहाँ जहाँ मैं रेड लाइन कर रही हूँ वहां पे हम पुष्पों से सजाएंगे, फूलों का हार रखेंगे, गार्लैंड उनकी डेकोरेशन के लिए। तो आपको ज्ञात करनी है पुष्पहार की कुल लंबाई। बर्थडे विश नहीं किया खुशी राजपूत, खुशी राजपूत बेटा चलो नजर पड़ गई कमेंट पे, ठीक है, तो आपको भी बहुत सारी जन्मदिन की बधाई बेटा। अब इस प्रश्न का उत्तर और बता दो तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, मैं आपके लिए क्लैपिंग भी करवाऊंगी, ठीक है। तो पुष्पहार की कुल लंबाई आपको बेटा ज्ञात करनी है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, आपको यूज करना है मध्य बिंदु प्रमेय यहाँ पर भी। और अगला प्रश्न है, यहाँ कौन से जीवन मूल्य आप देख पा रहे हो। इसका आंसर तो आप प्रश्न को पढ़ करके कर सकते हैं कि बच्चे मिलजुल कर रंगोली बना रहे हैं, विद्यालय में समारोह होने वाला है। देखिए जीवन मूल्य का जो ये प्रश्न है बेटा, ये मैंने CBSE के सैंपल पेपर से आपके लिए उठाया है। देखिए एक तो जीवन मूल्य हमारे जीवन के लिए बड़े जरूरी हैं, और तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टडी करते हो, आप जो क्रियाएं करते हो, उसमें कौन से जीवन मूल्य आप सीखते हो। जीवन मूल्य यानी कि संस्कार, वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड प्रश्न बोलते हैं इसको। ये एक फ्री का नंबर होता है और उनको मिलता है जिनकी सोच अच्छी होती है, और आप सबकी सोच बड़ी अच्छी है। तो आप ये बताएं कि जब मिलजुल कर हम कोई काम करते हैं तो किस तरह के जीवन मूल्य आप सीखते हैं। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। CBSE में तो हमेशा आता है, तो हरियाणा बोर्ड में भी इस तरह का प्रश्न आने की संभावना है। केस स्टडी प्रश्न में सभी इसमें विषयों में आपके पास ये रहेगा। तो बेटा आप बताएं कि आप कौन से जीवन मूल्य यहाँ देख पा रहे हैं। और एक बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 युग्मों का नाम बताइए। इस आकृति में आपको समांतर भुजाएं कहाँ नजर आ रही हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कि ये PQR के मध्य बिंदु हैं। तो यही आपको मध्य बिंदु विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय आपको लगाना है और विलोम भी लगाना है, ठीक है। तो बेटा आप ये बताएं, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सोच लीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं, वेट कर रहे हैं। इतने आप लंबाई वाला प्रश्न कर रहे हैं, मैं समांतर वाले का हिंट आपको देती हूँ। आपने पढ़ा था, देखिए यहां से देखेंगे, ये हो गई बड़ी त्रिभुज ABC। देखिए जिसने ये प्रश्न सीख लिया ना, ये सोच लेना उसने पूरी क्लास सीख ली, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट। ABC, ये मिलाने वाली रेखा ये हो गई इसके समांतर, और समांतर के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आधी भी होती है। अब बहुत बड़ा हिंट आपको दे दिया है कि जो RQ रेखा है वो BC के समांतर भी होगी और आधी भी होगी। इसी प्रकार कौन सी और रेखा समांतर और आधी है, ये देखें और निकालें। तो यहाँ समांतर वाले नाम लिखते हैं, यहाँ से आपको ऊपर वाले प्रश्न का हिंट मिल जाएगा कि RQ किसके समांतर है, BC के, और
आर पी किसके समांतर है? अपने सामने वाले के। देखिए सड़क कहाँ जा रही है? आर पी, ऐसे ये जाएगी समांतर ए सी। तो आर पी किसके समांतर है? ए सी के। और हम तो एक और युग्म भी इनको बता देंगे एक्स्ट्रा, पी क्यू किसके समांतर है? ए बी के। और साथ में ये इनकी आदि भी होगी। आदि का क्या फायदा होगा? 10 सेंटीमीटर आंसर आया है, 10 सेंटीमीटर वालों की भाई थोड़ी सी कमी है, आप देखें ध्यान से। अब आदि की वजह से अब आप निकालेंगे इसकी भुजाएं। तो देखिए टाइम होने वाला है, तो मैं आपको ये प्रश्न बता रही हूँ, आप इस तरह के और प्रश्न भी बेटे जरूर ट्राई करें, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये। तो 28 की, देखो बहुत सिंपल प्रश्न था। 28 का आधा ऊपर वाली भुजा हो गई 14, 26 के सामने वाली भुजा हो गई 13, और 25 के सामने वाली भुजा हो गई 12.5। अब इनका जोड़ तो बता दो, देखते हैं कौन सही जोड़ कर पाता है। ये भुजाएं मैंने आपको तीनों बता दी हैं, 3 जगह ये फूलों का हार बिछाने वाले हैं। 14, एक लंबाई होगी हार की 14, फिर 13, फिर 12.5। अब इनका जोड़ कौन बताएगा? हमारे स्कूल में, हम आपके स्कूल में बेटा, दिस इज ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल में ही हमें समझे, हमें बड़ी खुशी हुई है आपका कमेंट देख करके, थैंक यू बेटा। तो आप बेटा इनका जोड़ देखते हैं भाई कौन पहले कर पाएगा। कि तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने आपको बता दी है पी क्यू आर, यहीं पर आपको पुष्पों का हार बिछाना, तो तीनों का जोड़ दीजिए। 14 + 13 + 12.5, ये आ जाएगी फूलों के हार की लंबाई। ज्ञात कीजिए बेटा, ज्ञात कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। जीवन मूल्य में आप क्या क्या यहाँ पर लिखते हैं, आपने सोच भी लिए होंगे। ब्यूटी, यहाँ सुंदरता आप देख पा रहे हैं, सौंदर्य बोध भी होना चाहिए इंसान को। हैप्पीनेस, खुश हैं ये बच्चे, समारोह इनके स्कूल में होने वाला है। और हैप्पीनेस के साथ ही जैसे कि आप और डाल सकते हो, कोऑपरेशन भी ये बच्चे दिखा रहे हैं कि मिलजुल कर क्योंकि ये काम कर रहे हैं। अ वेरी गुड, आंसर आ गया भाई। लक्ष्य का प्रेयर वाली आईडी से फिर लक्ष्य ने दोबारा लिखा, प्रिया ने लिखा 39.5, वेरी गुड, शाबाश। पुष्पहार की लंबाई होगी 39.5। जिनके जोड़ में गलती आई है वो घर की सब्जी खरीदने बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि ना वो जोड़ करते हैं ना वो पैसे खुद निकालते हैं, गलत बात है बेटा। अगली क्लास में सभी का आंसर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो 39.5 मीटर इसकी पुष्पहार की लंबाई होगी, और ये युग्मों के नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो ये हो गए हैं बेटा हमारे आज के प्रश्न। इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। इस आकृति से तीनों उत्तर हमने निकाल लिए हैं। पहला उत्तर है 39.5, और जीवन मूल्य हमने आपको बता दिए, समांतर के नाम आपको बता दिए, मीटर में आंसर था ये। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपके बने रहिए, क्योंकि 7 बज गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के, भाई बहनों की 10th क्लास की भी क्लास होगी, जो कि लेने वाले हैं मंजीत मैम, वो भी मेरे फ्रेंड हैं, आपको उनसे पढ़ करके बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए हम सब एक टीम हैं, और निदा मैम, मोनिका मैम, और हमारे कुलदीप सर, और हमारे SCRT की पूरी टीम, अनीता मैम, सभी, मनोज सर, सब हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमें यूँ सिखाने के लिए तैयार रहते हैं कि एक चीज़, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनसे, तो आपको मेरा चेहरा अवश्य दिख रहा है, पर मेरे पीछे पूरी टीम है। तो मेरी सारी टीम को मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ हमें इतना अच्छा अवसर देने के लिए। सर ये थैंक यू केवल बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने इतनी देर बैठ करके हमें सुना, हमें रिस्पेक्ट दी, हमें इतना प्यार दिया, ऑनलाइन स्नेह दिया निस्वार्थ भाव से, क्योंकि यहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से लाइव क्लासेस में, डाउट क्लासेस में आपके साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी क्लास को संपन्न करते हैं। थैंक यू।